दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। प्रिय साथियों, नवोदय विद्यालय समिति की जो परीक्षा 2022 में हुई है, मतलब लास्ट जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा संपन्न हुई है, और उसके हमने पीजीटी के जो दो पेपर होते हैं, एक डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और फिर एक स्पेशल रिक्वायरमेंट, उन दोनों के प्रश्न पत्र, हिंदी के प्रश्न पत्र हमने सॉल्व कर लिए हैं। हमने देखा कि नवोदय विद्यालय समिति की परीक्षा जो हो रही है उसका स्तर क्या है, कैसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें व्याकरण के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साहित्य के कितने प्रश्न और जनसंचार के कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब हम आज टीजीटी हिंदी की परीक्षा जो हुई है 29 नवंबर 2022 को, उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे कि हिंदी के प्रश्न उसमें कैसे आते हैं, प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था, और इसमें हिंदी व्याकरण और साहित्य के प्रश्न कैसे आ रहे हैं और कितने कितने आ रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो है साथियों, हिंदी साहित्य के हम प्रश्नों को लेकर बातचीत करेंगे कि पहला जो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र नाथ शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है वह रामचंद्र शुक्ल का है और यह पुस्तक 1929 में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है, हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्त वृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्य इतिहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया है। प्रिय साथियों, जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे और आदिकाल पढ़ेंगे तो यह सेम कोटेशन, सेम एम तथ्य आपको दिखेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्रवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्यकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन को प्रतिपादित किया, तो इसका ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आप पाएंगे। तीसरे प्रश्न पे आइए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है साथियों कि भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह नहीं पूछा है। पहला, ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी आंदोलन विदेशी वस्तु है, इसके बारे में हम भारतीयों को ज्ञान है। देखिए, यह पहला जो है यह कथन गलत है। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने यह बात स्वीकार की है, कही है। तीसरा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यह सीधे सीधे एक प्रश्न के रूप में भी पूछा जा चुका है, यह भी सही बात है। चौथा है, मैनेजर पांडे के अनुसार भक्ति आंदोलन जन संस्कृति का आंदोलन है। यह भी बात बिल्कुल सही है। जो इसका सही नहीं है पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। आइए चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कवियों में से कृष्णाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व कौन से कवि करते हैं? क्या कृष्ण शाखा का नेतृत्व कौन से कवि करते हैं? तो देखिए, कृष्ण काव्यधारा के सबसे बड़े कवि जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं सूरदास। ठीक है, सूरदास। तो इसमें तुलसीदास, कबीरदास, मलुकदास, सूरदास। तो कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कौन से कवि करते हैं? तो सूरदास। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। आइए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं कि लमही किस उपन्यासकार का जन्म स्थान है? तो देखिए दोस्तों, उपन्यासकार का जन्म स्थान पूछा है, टीजीटी का यह प्रश्न पत्र है, बहुत आसान प्रश्न है। तो लमही में किसका जन्म हुआ था? लमही कहाँ है? तो यह है काशी में दोस्तों। और लमही में किसका जन्म हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। छठवें नंबर प्रश्न पे आइए।
अंतिम अरण्य शीर्षक उपन्यास के लेखक का नाम है। अंतिम अरण्य शीर्षक उपन्यास के लेखक का नाम है। क्या यशपाल है, रांगे राघव है, नागार्जुन है, निर्मल वर्मा है? अंतिम अरण्य शीर्षक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो अंतिम अरण्य जो लिखा है वह निर्मल वर्मा ने लिखा है। निर्मल वर्मा ने। आइए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। टीजीटी नवोदय का यह पेपर है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित उपन्यासों में से एक उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है। नहीं पूछा है। कब तक पुकारूं या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है। शेखर एक जीवनी है, अपने अपने अजनबी है, नदी के द्वीप है, कब तक पुकारूं शायद शमशेर का है, लेकिन कब तक पुकारूं यह अज्ञे का नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है कि 55 खंबे लाल दीवारें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। शीर्षक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है दोस्तों उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमदा इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? कफन, उसने कहा था, पूस की रात, रोज। तो लहना सिंह जो कहानी का पात्र है साथियों वह है उसने कहा था। कहानी का पात्र है उसने कहा था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हम ये 10 को देखते हैं कि भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर यह 10 है कि भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा, क्या यह पुनर्जागरण काल कहा गया, क्या यह निर्माण काल कहा गया, या जागरण काल कहा गया, या जागरण सुधार काल कहा गया? तो साथियों भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। आइए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं कि इसमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना पूछी गई है। तो साथियों क्या प्रेम सागर? प्रेम सागर किसका है? लल्लू लाल का है। भाषा योग वशिष्ठ, भाग्यवती, भाग्यवती, फिर नचिकेतोपाख्यान। तो साथियों उसका सही उत्तर हो जाएगा नचिकेतोपाख्यान। किसका है? तो यह है सदल मिश्र का। आइए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद को इस उक्ति में किस प्रयोजन की ओर संकेत है? साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है, यह रामचंद्र प्रेमचंद की इस उक्ति में किस प्रयोजन की ओर संकेत किया गया? रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें यह उक्ति मिलती है प्रेमचंद की कि यह मिला है कला जीवन के लिए। कला जीवन के लिए में यह उक्ति मिलती है कि साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं कि गारसा दत्तासी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो सबको पता है गारसा दत्तासी इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी इनकी साहित्य इतिहास है और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आइए प्रश्न नंबर 14 चलते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर अभी मैंने बताया, प्रेम सागर तो लल्लू लाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा लल्लू लाल। आइए हम 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 15वां कहता है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का है? देखिए जब मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवनी के बारे में और भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत कर रखी है एक वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाके भारतेंदु हरिश्चंद्र के उस वीडियो को देख लें। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नई चाल में ढली, यह कौन कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। आइए अब हम 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यासों से में प्रसिद्धि पाई? गोपाल राम गहमरी ने उपन्यासों में प्रसिद्धि पाई, किस प्रकार के उपन्यासों में? तो जासूसी उपन्यासों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा जासूसी उपन्यास। आइए अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? देखिए जयशंकर प्रसाद जो है ऐतिहासिक नाटक
के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत सारे नाटक सज्जन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखा है। इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, चंद्रगुप्त नाटक है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, विराटा की पद्मिनी नहीं है, चतुर्सेन शास्त्री का ये है, विराटा की पद्मिनी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आइए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी का पहला एकांकी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु, राम कुमार वर्मा, कारवा भुवनेश्वर, एक घूट जयशंकर प्रसाद, नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, सब सही ई मिलान है और पहला एकांकी जो माना जाता है वह एक घूट जयशंकर प्रसाद, एक घूट जयशंकर प्रसाद का माना जाता है। आइए 19वां नंबर प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? यात्रा, संस्मरण, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो यह है साथियों रेखा चित्र। यह है साथियों रेखा चित्र। यह किसकी है? तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की यह रचना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा व्यक्ति ललित निबंधकार नहीं है? कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से जो ललित निबंधकार नहीं है साथियों वह है रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हमने नवोदय विद्यालय समिति का टीजीटी हिंदी की जो अभी 2022 में परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। चिंतामणि जो एक निबंध है, निबंध का संकलन है कि रचनाकार पूछा गया है, तो कई बार मैं बता चुका हूं रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित में से बिलेसुर बकरिया का रचनाकार है? बिलेसुर बकरिया का रचनाकार कौन है? तो वो निराला, निराला, निराला छायावादी रचनाकार है, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। ठीक है, सरोज स्मृति इनकी प्रमुख रचना है, राम की शक्ति पूजा इनकी प्रमुख रचना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शिकायत मुझे भी है का रचनाकार क्या है? क्या शरद जोशी, मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, धूमिल। इसका सही उत्तर है शिकायत मुझे भी है, हरिशंकर परसाई इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा के रचनाकार का नाम क्या है? क्या अज्ञेय है, नामवर सिंह है, रामविलास शर्मा है, राहुल सांकृत्यायन है? तो बोलगा से गंगा के रचनाकार हैं साथियों राहुल सांकृत्यायन। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्मनाशा की हार के रचयिता का नाम क्या है? कर्मनाशा का हार के रचयिता का नाम है शिव प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल निम्न में से किस इतिहासकार ने कहा? मैं कई बार बताया हूं और इसका एक अलग वीडियो भी बनाया हूं, वो सब आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें। तो चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा है। रामचंद्र अगले प्रश्न पे आइए। रामचंद्र शुक्ल के नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? मैं ट्रिक के साथ नौ नाथों के नाम मैं याद करा दूंगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो 9 नाथों के नाम माने हैं तो 9 माने हैं। नाथों की संख्या 9 मानी है। 84 सिद्धों की बात की गई है, 9 नाथों की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है। इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा समावेशित है? श्रृंगार, विभत्स, वीर, शांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों श्रृंगार। रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो इसकी महत्वपूर्ण रचना है। विजयपाल रासो ने नरपति नल ने एक रचना की है। बिसल देव रासो
ओ ठीक है। तो वो ये जो रासो ग्रंथ है उसमें श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये सब कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों रामचंद्र शुक्ल के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रय शाखा कहा है? प्रेमाश्रय शाखा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आपको रामचंद्र शुक्ल के तथ्य, रामचंद्र शुक्ल के कथन, रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन सब पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानश्रयी काव्य धारा में किस वर्ग के कवि आते हैं? ज्ञानश्रयी शाखा के तो संत कवि आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है यह, संत कवि आते हैं ज्ञानश्रयी काव्य धारा में। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। भक्तमाल किस भक्त कवियों की रचना है? केशवदास, नाभादास, अग्रदास और ईश्वरदास। तो भक्तमाल किस भक्त कवियों की रचना है? तो साथियों नाभादास इसका सही उत्तर हो जाएगा। भक्तमाल जो रचना है वह नाभादास की रचना है। कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है? भगवत पुराण, गीता, श्रीमद् भागवत, उपनिषद। क्या है कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है? तो श्रीमद् भागवत इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? यह संप्रदाय से एक प्रश्न जरूर पूछता है, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संपादक जो हैं साथियों वह कौन है? तो हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प एक, भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले जो की है वह रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है कि रचनाकार कौन है? यह मैं कई बार प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। घासीराम कोतवाल के रचनाकार का नाम क्या है? तो घासीराम कोतवाल जो के रचनाकार हैं विजय तेंदुलकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विजय तेंदुलकर। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्य का? बहुत बेसिक प्रश्न पूछ रहा है साथियों। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है द्विवेदी युग का नामकरण। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगावतरण काव्य के रचनाकार का क्या नाम है? गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों की झलक मिलती है? क्या कामायनी, आंसू, झरना, लहर? तो जयशंकर प्रसाद की एक रचना है झरना जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों की झलक मिलती है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे वीडियो में मैंने बता रखा है, आपको याद हो गया होगा। तो यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि तारसप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो तारसप्तक के बारे में ट्रिक के साथ मैंने बताया है। अराग, प्रणेगी, भा, इसके बारे में भी मैं वीडियो एक बना दूंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर साय नहीं है, बाकी नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, यह तीनों है। अगले प्रश्न पे आइए। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर एक बात बताओ, यह विष कहां से पाया, डसना कहां से सीखा? अज्ञेय की बहुत अच्छी कविता है सांप, जो वो अज्ञेय की है। यह कवि कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आइए सीढ़ियों पर
धूप में रघुवीर सहाय की बहुत अच्छी कविता संग्रह है। तो सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह किस कवि का है? क्या गे का है? बिल्कुल नहीं। धूमिल बिल्कुल नहीं। रघुवीर सहाय बिल्कुल हाँ। मुक्तिबोध नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है? दोस्तों अज्ञे जो है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अज्ञे जो है तारसप्तक के जनक माने जाते हैं। अज्ञे नई कविता शब्द के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये पंक्ति छायावाद की किस काव्य रचना से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। कामायनी कब लिखा जाता है? 1935-36 में लिखा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग है दोस्तों। कामायनी के जो सर्ग हैं वह होता है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, संघर्ष, निर्वेद, आनंद, स्वप्न, ये सब इनके 15 है लगभग सर्ग हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खड़ी बोली ई का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो साथियों जब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना आप पढ़ेंगे प्रिय प्रवास को, तो यह खड़ी बोली की का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, माधुर्य और ओज दोनों। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओज। भूषण ओज के कवि माने जाते हैं। भूषण रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। शिवराज भूषण इसकी एक रचना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुर का वाग वैदग्धता अथवा उक्ति वैचित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है? बाल लीला वर्णन, उद्धव गोपी संवाद, वीरा वर्णन, श्रृंगार वर्णन। तो सुर का उक्ति वैचित्र का शानदार उदाहरण जो मिलता है उद्धव गोपी संवाद में मिलता है। इसका सही उत्तर है 2। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो आपको रहीम दास ने ये लिखा है ये पंक्ति को वो। ठीक है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम दास। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अबलो नसानी अब न नसै हो, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो यह है विनय पत्रिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो रचना है वह तुलसीदास की है। तुलसीदास के बारे में मैंने विस्तृत रूप से 2 पार्ट में बता रखा है। एक तुलसीदास के साहित्यिक परिचय और तुलसीदास की जो दूसरा पार्ट है उनकी रचनाओं के ऊपर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? वैदेही, वनवास, भारत भारती, उद्धव शतक, आशु। तो द्विवेदी युग की जो रचना नहीं है वह है आशु। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह जो रचना है छायावादी रचना है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी द्विवेदी युगीन रचना है और शीर्षक से किस रचनाकार के काव्यानुवाद किया था? तो श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आइए। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो किस कवि की है? तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह जो उक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की है। ओज का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उर्वशी। इनको अधैर्य का कवि, सबसे बड़ी बात अधैर्य का कवि इनको कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ठंडा लोहा बहुत बार बता चुका हूं, धर्मवीर भारती की ये रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुआनो नदी किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जगदीश गुप्त, कुंवर नारायण। तो कुआनो नदी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक महत्वपूर्ण रचना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परख के रचनाकार बताइए। देखिए परख, सुनीता, त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा परख का सही उत्तर जैनेन्द्र कुमार। हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? सबको पता होगा, अभी आने वाला यह दिवस है 14 सितंबर
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए ये तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्द के प्रकार हैं, तो तत्सम शब्द होता है विभावरी। क्ष वर्ण के किस योग का से बना होता है? क धन ये श दोनों मिलके बनते हैं क्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पे होता है? तो शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग उपसर्ग लगता है, शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में तंबाकू किस भाषा का शब्द है? तो तंबाकू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तंबाकू विदेशी शब्द कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इनमें इनमें इनके लिए निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र, और जो वो हथियार फेंक कर न चलाया जाए बल्कि अपने जगह से ही वो प्रहार कर दिया जाए, उसको शस्त्र कहा जाता है। ठीक है, स्वेच्छा से पति चुनने वाली, स्वेच्छा से पति जो चुनने वाली स्त्री होती है उसको स्वेच्छाचारिणी, स्वेच्छाचारिणी कहा जाता है। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है? अनिश्चित जीविका के लिए जो सही शब्द है आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए जो सही शब्द है वह है आकाशवृत्ति। ठीक है, आइए आठ आठ आंसू रोना का सही अर्थ बताइए। क्या बिलख बिलख रोना? बिल्कुल नहीं। बहुत विलाप करना? बिल्कुल नहीं। बुरी तरह पछताना? बिल्कुल सही। आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह पछताना। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए। आइए अलंकार से प्रश्न है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, अब मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ मनहु दिया है, तो जहां मनहु जनहु ये सब मानो जानो ये सब शब्द मिल जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? तो यह हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा साथियों। आइए वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो कुंतक ने कहा है। वक्रोक्ति अलंकार के जनक भी हैं कुंतक। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान में केवल हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा? बिल्कुल नहीं। राजभाषा? बिल्कुल सही है। संपर्क भाषा? नहीं। मानक भाषा? नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा संविधान में दर्जा दिया गया है। संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था? इसका सही हो जाएगा 15 वर्ष के लिए ये राजकीय कामकाज के लिए अंग्रेजी को अधिकृत किया गया था। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह कवि किस कवि की पंक्ति है? तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है साथियों? तो कपूत, बाकी अक्षी, अग्रि, अमूल यह सब तत्सम शब्द है, और कपूत जो है यह तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न जो है साथियों यह पैसेज है, आप यह पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इस पे जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आप लगा लीजिए। तो आइए पैसेज को पढ़ देते हैं। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्र की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस्य या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो वह इसका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, और कभी ध्यान भी जाता है तो वो वे भी सुहावनी लगती है। कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मद्यप या सनकी है तो जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे उनकी घृणा को उसके ये दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। यहां तक कि उनके इन दुर्गुणों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है
उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को वो श्रद्धांधता कह सकते हैं। यद्यपि श्रद्धांध समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांध, क्रोधांध या ईर्ष्यान्ध, पर अपनी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर और शील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट और में ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। आइए प्रश्न देखते हैं। शरीर बल का दुरुपयोग देखकर भी उनके प्रति श्रद्धा क्यों बनी रह सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, शारीरिक बल के प्रति अधिक श्रद्धावान होने के कारण। दूसरा प्रश्न है इसमें कि अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस बात की तारीफ संसार में नहीं होती है? इसका सही उत्तर होता है बादशाहो। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस विषय विशेष में अधिक श्रद्धा के कारण क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, उनकी कमियां भी सुहावनी लगती हैं। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब ये चारों विकल्प पढ़ेंगे तो जो सही विकल्प नहीं है वह हो जाएगा मनुष्य का अंतःकरण भिन्न भिन्न होता है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है किसी अत्यंत काव्य प्रेमी की घृणा को प्रतिभाशाली विलास प्रिय कवि के कौन से दुर्गुण आकर्षित न कर सकेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्यपान और संकीपन। अब दोस्तों यहां से जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का वो है, उसको अब मैं पीडीएफ अपने समूह में भेज दूंगा। समूह का नाम है पढ़ाई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगा, ठीक है। आइए जो क्वालिफाइंग इन नेचर जो प्रश्न होते हैं हिंदी के वो देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द है तो व्यंजन संधि किसमें है? दिगंबर। दिगंबर का हो जाएगा दिक धन अंबर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाई बहन में कौन सा समास है? देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है तो इसीलिए यह द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। सागर का समानार्थी शब्द कौन सा है? सागर का समानार्थी शब्द पयोधी हो जाएगा, ठीक है। अभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द क्या है? बाह्य। अभ्यंतर मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर। आइए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? तो वह हो जाएगा जगत गुरु। बाकी यह तब संधि नियमों की दृष्टि से सही है। दूध का दूध, पानी का पानी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? निष्पक्ष न्याय करना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न पैसेज है। पैसेज आप पढ़ लेना, मैं इसके पीडीएफ को भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। प्रश्न देखते हैं। हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते यदि, उसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सदाचार के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार समाज में मनुष्य कब रहने योग्य नहीं रह जाता? इसका सही उत्तर हो जाएगा जब किसी को दूसरे के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देखकर भी मुंह से धन्य नहीं निकलता। अगला प्रश्न है साथियों कि श्रद्धा द्वारा हम स्वीकार करते हैं क्या? तो कर्म के अमूक अमूक दृष्टांत धर्म के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी, देखिए पहला प्रश्न है आ रहा है वर्तनी से संबंधित, तो वर्तनी किसकी? अशुद्ध पूछा है जजमान। बाकी यह तीन सही है। निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से असंगत कौन है? मतैक्य। मतैक्य यड़ संधि नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची नहीं है तो करवाल अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वाजी, तुरंग, घोड़ा अश्व का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है तो असंगत कौन है? अनवति, विकास, यह असंगत है। बाकी सब यह तीन अनुकूल, प्रतिकूल, अंतरंग, बहिरंग, अथ, इति यह सही है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से समाज की दृष्टि से असंगत है कौन सा? आजन्म, तत्पुरुष, यह नहीं है बल्कि यह अव्ययी भाव समास होगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है जो शास्त्र के अनुसार हो? शास्त्राधीन, यह असंगत है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। आंख चुराना मुहावरे एक निम्नलिखित में से एक क्या सही अर्थ है? तो सामने न आना। सामने न आना
ये उसके बाद ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को आप ठीक से पढ़ लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। फिर से बता रहा हूँ, क्वालिफाइंग के हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न रहते हैं और अंग्रेजी के टीजीटी में की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी के 10 प्रश्न टोटल। इसके 40% मतलब 10 में से 4 प्रश्न आपके सही रहने चाहिए और 20 में से 8 प्रश्न आपके सही रहने चाहिए, अलग अलग। ठीक है। कबीर के अनुसार कर्म कांड में क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसी भेदभाव उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश के अनुसार सही है? तो धर्म और संप्रदाय का लक्ष्य समान है, प्राप्ति का मार्ग अलग अलग है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार समाज के धर्मों में एकता स्थापित करने के लिए कबीर ने क्या किया है? तो दोनों धर्म के अनुयायियों को उनके समाज में आ गई बुराइयां बताई हैं। तो दोस्तों, हमने आज नवोदय विद्यालय समिति की हिंदी टीजीटी की के यह प्रश्न पत्र है, जो 2022 का प्रश्न पत्र है, वो हमने लगाया, सॉल्व किया। साथियों, इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप सब वहां से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथियों, हमारे पढ़ाई पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से जुड़े। इससे मैं नए नए चीजों को आप लोग के समक्ष लेकर आऊंगा और विश्वास मानिए आप अपनी सफलता के बहुत करीब होंगे। साथियों, आप हमारे इस चैनल से जुड़े, पढ़ाई पाठशाला के इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े। इसी के साथ आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।